नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कई सारी राज्य सरकारों को ठीक करने की ठान ली है और इस प्रकार से ठीक करने की ठान ली है जिसमें बुलडोजर जस्टिस सिस्टम एक अलग मुद्दा है और पुलिस प्रशासन एक अलग मुद्दा है। और ध्यान रखिए, जिन राज्य सरकारों को ठीक करने की ठानी गई है उनमें योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार भी है, उसमें उत्तराखंड और उड़ीसा की सरकार भी है, उसमें पश्चिम बंगाल की सरकार भी है, तो उसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकार भी है। एक अजीब सी परिपाटी चल रही है, एक ऐसी परिपाटी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से सत्ता पूरे व्यवस्था और प्रशासन की नकेल कसने की बजाय लुंज पुंज तरीके से पूरे सिस्टम को चला रही है और खासकर पुलिसिंग के सिस्टम को। पुलिसिंग के ऊपर कौन बैठा होता है? खासकर राज्यों की बात करें तो राज्य के पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, संक्षेप में कहें तो डीजीपी साहब बैठे होते हैं। वही डीजीपी साहब, जिन डीजीपी साहब के हाथ में पुलिस विभाग के इकलौते अधिकारी होते हैं जिनके पास मैजिस्ट्रेट की पावर भी आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए दी गई होती है, वरना किसी और पुलिस अधिकारी के पास मजिस्ट्रेट की पावर नहीं होती। लेकिन वो पुलिस अधिकारी क्या खुद पावरलेस या कार्यवाहक बनाकर रखे जा सकते हैं और कार्यवाहक की परिपाटी पर चला जा सकता है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरी परिपाटी पर लगाम कसने की सोची है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसके लिए योगी आदित्यनाथ या ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री ही दोषी हैं, या उनका शासन ही दोषी है, या दिल्ली के साथ भी कुछ लफड़ा है, दिल्ली के साथ भी कुछ पंगा चल रहा है जिस वजह से इन मुख्यमंत्रियों को ऐसा करना पड़ रहा है। कई सारे सवाल हैं। लेकिन एक जागरूक लोकतंत्र में, जब लोकतंत्र में जाति और धर्म की बिसात इतनी बड़ी नहीं होती, लोगों की रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं होता, तो जनता ये सब सवाल पूछती है। और जनता ये सब सवाल पूछती है तो सरकारों को और खासकर सुप्रीम कोर्ट को ये सब करने की नौबत नहीं आती। सरकारें भी जागरूक रहती हैं, जनता से डरती हैं। लेकिन आज तो स्थिति ये है कि किसने किसको आदाब बोला, किसने किसको राम राम बोला, किसने किसको सत श्री अकाल बोला, ये बातें चुनावी सभाओं में बताकर ताली बजवाई जाती है क्योंकि जनता को उसी से मतलब है। खैर, जनता के अंदर एक जागरूक सिविल सोसाइटी भी होती है, लेकिन उसकी सुनी नहीं जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने सुना है और केंद्र सरकार समेत 6 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि ये केयर टेकर डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी बनाने की कौन सी परंपरा चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो लगातार एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी बनाए जा रहे हैं और कार्यवाहक डीजीपी की इस परंपरा से प्रशासन किस तरह से चल रहा है उससे आप भली भांति वाकिफ हैं। 2-3 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल कि क्या पुलिस महकमे के अधिकारी अपने केयर टेकर प्रमुख की बातों को उस तरह से गंभीरता से लेते हैं जैसे वो परमानेंट अधिकारी यानी अस्थायी तौर पर नियुक्त अधिकारी की बातों को लेते हैं? यह सवाल एक बड़ा सवाल है। और क्या बुलडोजर जस्टिस सिस्टम के लिए ही इस कार्यवाहक सिस्टम को बनाया गया है, एडहॉक वाले सिस्टम को? दरअसल इसमें कई कारण हैं और कार्यवाहक सिस्टम के कई नुकसान हैं। पुलिसिंग में जो डीजीपी, जो केयरटेकर बनाए जा रहे हैं, कई इसके नुकसान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में जवाब मांगा है केंद्र सरकार और इन सभी 6 राज्य सरकारों से, चीफ सेक्रेटरी से, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, ममता बनर्जी का राज्य बंगाल हो, चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो, या भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार बनी है उड़ीसा में वो राज्य हो। 6 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा गया है। 3 जजों की बेंच थी, चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। और इन तीनों की बेंच ने सीधे सीधे इन राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कहा कि आखिर ये परिपाटी क्यों चलाई जा रही है। 6 हफ्ते में जवाब देना होगा। और इस तरह से एडहॉक सिस्टम को बंद करने के लिए संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कोई बड़ा आदेश भी आ सकता है। स्वाभाविक है कि इस तरह के मामलों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए जा सकते।
ईडी चीफ को कैसे बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा था और कैसे सर्वोच्च न्यायालय ने उस परंपरा पर लगाम लगाई, वो पूरे देश ने देखा, और कैसी बहानेबाजी की गई थी। दरअसल इस मामले के एक पहलू तो यह है कि कई बार सीनियर लोगों को बाईपास कर उनसे अपेक्षाकृत जूनियर को केयर टेकर बना दिया जाता है, और ऐसा राज्य सरकारें अपनी पसंद के अधिकारी को बनाने के लिए करती है। लेकिन क्या अपनी पसंद के लिए आईपीएस कैडर में वरिष्ठता को दरकिनार किया जा सकता है? और क्या इस तरह से सीनियरिटी को दरकिनार करने से राज्य में प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सकता है? क्योंकि जब आईपीएस अधिकारी दिल से संतुष्ट होकर काम नहीं करेंगे तो उनके अधीन काम करने वाले पुलिसकर्मी और दरोगा वो कैसे काम करेंगे? सिपाही दरोगा वो कैसे काम करेंगे? हेड कांस्टेबल कैसे काम करेंगे? आईओ कैसे काम करेंगे? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार हो, कोई सरकार हो, सबको किसी को मई जून में शिमला बना देना है तो किसी को कुछ और करना है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने, इन दोनों के लिए दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, दो अलग अलग सेक्शन है। एक के पास पुलिस है जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, तो दूसरी तरफ जुडिशियरी है। लेकिन यहां तो बुलडोजर जस्टिस सिस्टम है, पुलिस से कुछ और काम कराया जा रहा है। मोहित खान का घर गिरा दिया गया, कितने घृणित आरोप लगाए गए, बाद में पता चला कि मोहित खान का नौकर उस घृणित कार्य में लिप्त था। डीएनए की सैंपल यह कहता है कि उसके नौकर, मोहित खान के नौकर का डीएनए सैंपल मैच हुआ, लेकिन घर और संस्थान किसके गिराए गए? मोहित खान के। तो क्या यह सब कार्यवाहक डीजीपी व्यवस्था की देन है? कई सवाल है। एक तो सीनियर को बाईपास करना, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो एक टेक्निकल पहलू है कि कैसे योगी और दिल्ली की सल्तनत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर काबिज वो कथित गुजरात लॉबी, इन दोनों की रस्साकसी में कहीं पुलिसिंग और डीजीपी की नियुक्ति तो नहीं रुक रही है। कुछ दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही बातें सुनने को आती है। दरअसल डीजीपी की नियुक्ति के लिए पिछले एक दशक से ज्यादा समय से एक नई प्रणाली लाई गई, और नई प्रणाली कुछ तो न्यायालय के हस्तक्षेप से और प्रशासन को साफ सुथरा रखने के लिए, और कुछ सेकेंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिशों की वजह से लाई गई। डीजीपी की नियुक्ति पहले राज्य सरकारें करती थी। अगर 2009-10 के पहले की बात करें तो राज्य सरकारें सीनियर मोस्ट जो कैडर होते थे उनमें से किसी एक को अपनी मर्जी से उठाकर डीजीपी बना देती थी, और बाकियों को डीजीपी रैंक का, डीजी रैंक का वेतन मान देती थी। ये बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था कि स्टेट अपनी पसंद के आदमी को डीजीपी बनाए, और किसी भी मुख्यमंत्री का एक अधिकार भी है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तो उसकी पसंद का होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी पसंद का नहीं होगा तो आखिर वो शासन कैसे चलाएगा? जब दिन भर झगड़ा ही होगा चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्यमंत्री में, तो शासन कैसे चलेगा? यही एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कुछ राज्यों में, जिस वजह से डीजीपी की परमानेंट नियुक्ति की जगह एडहॉक नियुक्ति हो रही है, कार्यवाहक नियुक्तियां हो रही है। परंपरा ये आ गई पिछले 10 सालों से, नियम ये बन गया कि राज्य सरकार के पास जो सीनियर मोस्ट कैडर होगा, उस सीनियर मोस्ट कैडर में जो बड़ा राज्य होगा वहां हो सकता है कि 5, 7, 10 आईपीएस हो। जो थोड़े छोटे राज्य होंगे वहां 2, 3, 4 होंगे। तो सीनियर मोस्ट कैडर के लोगों की लिस्ट और अपने पसंदीदा अधिकारियों की जिन्हें राज्य सरकारें चाहती है वो 5, 7, 10 की लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार को भेजी जाती है, और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से वहां नोटिंग की जाती है। ये नई रवायत है, संघीय ढांचे के भीतर ये नई रवायत है। नोटिंग की जाती है और 1, 2, 3 वो प्रेफरेंस वहां से दिया जाता है कि ये टॉप 3 नाम है जो आपने राज्य से भेजे थे कि इनको डीजीपी बनाया जा सकता है। तो टॉप 3 ऊपर से चॉइस भेजी जाती है दिल्ली से राज्य सरकारों को। अब होता अक्सर यह है कि जिन 3 अधिकारियों को राज्यों में बैठा हुआ प्रशासन या राज्य के मुख्यमंत्री का प्रशासन पसंद नहीं करता, उन्हीं तीनों को टॉप पर रख दिया जाता है, खासकर उन राज्यों में जो या तो विपक्ष शासित है या जिनके मुख्यमंत्री से दिल्ली दरबार की नहीं बनती, भले ही अपनी पार्टी के हों। अब रस्साकसी शुरू। लखनऊ की जो पसंद है उसे दिल्ली ने टॉप 3 में नहीं रखा, और दिल्ली की जो पसंद है
वो स्वाभाविक है कि संघीय ढांचे के अंतर्गत जिसे राज्य सरकार को स्वायत्तता प्राप्त है नियुक्ति के मामले में, वो दिल्ली का आदेश कैसे मानेगा। इसके बीच का रास्ता यह निकलता है कि दिल्ली से जो पिटीशन आया, लखनऊ से जो पिटीशन दिल्ली गया, या कलकत्ता से जो पिटीशन दिल्ली गया, आईपीएस ऑफिसर की लिस्ट दिल्ली गई कि इनमें से आप अपनी प्रेफरेंस बताइए, टॉप 3 की लिस्ट वहां से आ गई कि इनमें से आप जिसे मर्जी बना लीजिए इन तीनों में से, और वो तीनों यदि लखनऊ, कलकत्ता, हैदराबाद या भुवनेश्वर या उत्तराखंड के पसंद के नहीं हुए वहां की सत्ता के, तो फिर वो दिल्ली से आई हुई फाइल गई कूड़ेदान में, वो रद्दी की टोकरी में गई, और डीजीपी नियुक्त करने की जगह, परमानेंट डीजीपी नियुक्त करने की जगह किसी आईपीएस अधिकारी को, सीनियर मोस्ट हो या सेकंड थर्ड सीनियर मोस्ट हो, उनमें से किसी को उठा करके कार्यवाहक डीजीपी, यानी जब तक नई व्यवस्था होगी तब तक यही डीजीपी रहेंगे, यह व्यवस्था कर दी गई। और इसी नई व्यवस्था में केयर टेकर जो परंपरा डाल दी गई कार्यवाहक बनाने की, और इन राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का नाम जब प्रमुखता से लिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उड़ीसा और उत्तराखंड भी है, कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना भी है, तो सवाल यह उठता है कि पार्टियों को छोड़िए, सिस्टम को कैसे हाँका जा रहा है। और सिस्टम को इस तरह से हाँके जाने से सुप्रीम कोर्ट, जो अब तक इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था, या यह मुद्दा उसके संज्ञान में नहीं पहुंचा था, अब जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में पहुंच गया, तो यहां पर जीत दिल्ली दरबार की होगी या राज्य के मुख्यमंत्रियों की होगी। एक नया मामला सीधे सीधे एक नए ट्विस्ट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सामने आने जा रहा है, और ये होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस के बाद कि कौन व्यक्ति डीजीपी बनेगा, वो प्रेफरेंस होम मिनिस्ट्री तय करेगी, अधिकारी राज्य के होंगे। इस व्यवस्था के ऊपर एक नए तरह के ऑर्डर की भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस ऑर्डर में क्या गृह मंत्रालय देख रहे अमित शाह का कद बढ़ेगा, या इस ऑर्डर में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, जिनमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, उनका कद बढ़ेगा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ताकत में इजाफा होगा, पूर्व की तरह राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ताकत हो जाएगी डीजीपी की नियुक्ति के मामले में। यह कहना फिलहाल मुश्किल लगता है, लेकिन 6 हफ्ते की मियाद है। चंद्रचूड़ साहब नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, और उनके रिटायरमेंट में महज 40 दिन, आज से देखें तो 38 दिन बचे हुए हैं, 38 या 40 दिन। तो क्या अगले चीफ जस्टिस के समय में इसकी सुनवाई होगी, जब अगले चीफ जस्टिस कार्यभार संभालेंगे? क्योंकि 6 हफ्ते से भी कम का वक्त चंद्रचूड़ साहब के रिटायरमेंट में बचा हुआ है। देखते जाइए, यह सुनवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच ही करती है, या जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा तो बेंच में रहेंगे, उनकी जगह जस्टिस चंद्रचूड़ की जगह नए चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा हो जाएंगे। यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अंततः बेंच को लीड करने वाला जज किस तरह से संविधान और केंद्र राज्य संबंधों के ढांचे को खासकर इस तरह के संवेदनशील मामलों में देखने की कोशिश करते हैं, और संविधान के बीच शक्तियों के पृथक्करण, डिवीजन ऑफ पावर को किस तरह से परिभाषित करते हैं, यह भी इस तरह के जजमेंट में निश्चित तौर पर सामने आएगा कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या होता है। तो देखते जाइए, कार्यवाहक की परंपरा खत्म होनी चाहिए। 100 बात की एक बात यही है कि डीजीपी परमानेंट होना चाहिए, और राज्य सरकार को पूरे अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि संघीय ढांचे में दिल्ली को यह अधिकार नहीं है कि वो राज्यों के डीजीपी की नियुक्ति करे। राष्ट्रपति शासन को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में दिल्ली को यह अधिकार नहीं है। अब आगे क्या होता है, 6 हफ्ते इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल तो नींद उड़ी हुई है। कई राज्यों की चीफ सेक्रेटरी के नाम से नोटिस भेजने की परंपरा है, लेकिन सभी जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी तो माटी के मूर्त होते हैं। इस तरह के मामलों में चलती मुख्यमंत्री की है, क्योंकि फाइनली जनता ने अधिकार मुख्यमंत्री को दे रखे होते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।